अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ऑलमोस्ट 150% से ग्रो किया है और स्टॉक वो तो पिछले 6 महीने में डबल हो गया, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रॉफिट की ग्रोथ सस्टेनेबल भी है या फिर मैनेजमेंट ऐसे ही कहानियां बना रहा है। तो आज इस वीडियो को 5 सेगमेंट में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके लेटेस्ट रिजल्ट देखेंगे, फिर इसकी कॉन कॉल पे बात करके लास्ट में इसकी गाइडेंस और वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो बेसिकली आदित्य इन्फोटेक का सीपी प्लस नाम से ब्रांड है और इसमें ये सीसीटीवी कैमरा सेल करते हैं। सपोज कोई भी शॉपकीपर है या रेस्टोरेंट है या आजकल लोग अपने घरों में भी कैमरा लगवा रहे हैं, तो बेसिकली ये सर्वेलेंस के लिए सीसीटीवी कैमरा सेल करते हैं अपने सीपी प्लस ब्रांड के अंडर। अब ये सिर्फ कैमरा सेल नहीं करते, ये पूरा इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनकी ऐप भी है जिसपे उस कैमरे से तुम ट्रैक भी कर सकते हो कि भाई क्या चल रहा है। और ये अपने कैमरा में एआई के फीचर्स भी ऐड कर रहे हैं और इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आदित्य इन्फोटेक के 2 बिजनेस सेगमेंट है। सबसे पहला सेगमेंट है इनका सीपी प्लस वाला सेगमेंट, जो इनका हाई मार्जिन सेगमेंट है, यानी कि खुद का ब्रांड है। इसमें ये क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा तो सेल करते ही है, उसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी सेल करते हैं। सपोज कैमरा कोई भी चीज कैप्चर कर रहा है ना, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम चाहिए होता है, तो उसको भी सेल करते हैं। और थर्मल कैमरा भी सेल करते हैं, और जो पोर्टेबल कैमरा होता है जो टी शर्ट पे लग जाता है, बटन कैमरा, वो भी सेल करते हैं। तो मतलब हर टाइप का कैमरा सेल करते हैं जिससे कि चीजें रिकॉर्ड हो पाए। दूसरा सेगमेंट है इनका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस, जिसमें ये क्या करते हैं, चाइना से प्रोडक्ट लेके उसको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर इनका जो मेन सेगमेंट है वो इनका सीपी प्लस वाला सेगमेंट ही है, जो इनका खुद का ब्रांड है, जहां से इनका मेजर रिवेन्यू आता है। अब देखो, बेसिकली कैमरा तो कोई भी सेल कर सकता है, कैमरा सेल करना तो हार्डवेयर सेल करने के बराबर हो गया। तो ये कंपनी अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या कर रही है, उस कैमरा में एआई भी इंटीग्रेट कर रही है, यानी कि सॉफ्टवेयर को भी सेल करने की तरफ देख रही है। जैसे कि इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने अपने कैमरा में एआई फीचर्स इंक्लूड कर दिए। सपोज मेरा ऑफिस है और मैंने वहां पे सीपी प्लस का कैमरा लगवाया हुआ है, तो अब उस कैमरे का एआई क्या करेगा, वो फेस डिटेक्ट कर लेगा मेरे एम्प्लॉइज का और उनकी अटेंडेंस भी देख लेगा और ये भी जज कर लेगा कि कोई एम्प्लॉय यहाँ जा रहा है या वहां जा रहा है। तो मतलब अटेंडेंस में भी मेरी हेल्प करेगा और मेरे एम्प्लॉइज को ट्रैक भी करेगा। और वो कैमरा ना वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा और मैं कहीं पे भी हूँ, सपोज मैं ऑफिस में नहीं भी हूँ, अपने घर पे हूँ, तो भी मैं अपने फोन पे देख सकता हूँ कि भाई मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है। तो बेसिकली ये कंपनी सिर्फ कैमरा नहीं बेच रही, ये एक सर्वेलेंस सिस्टम बेच रही है, जिसमें तुम ट्रैक कर सकते हो अपने एम्प्लॉइज को, उनकी अटेंडेंस भी देख सकते हो और देख सकते हो कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपने घर पे बैठ के ही। अब इन्होंने पूरी इंडिया में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर रखी है, यानी कि इनके अलग अलग डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में। और बेसिकली इस कंपनी के कस्टमर्स भी अलग अलग सेक्टर से आते हैं। जैसे सपोज तुम्हारा बैंक है तो भी तुम कैमरा लगवाओगे, स्कूल ऑफिस में भी कैमरा लग रहा है, रेस्टोरेंट्स हो गए, पुलिस ऑफिस हो गया, या फिर गवर्नमेंट के ऑफिस हो गए। आजकल हर जगह पे कैमरा लग रहा है ताकि ट्रैक कर पाए कि लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो बेसिकली इनके कस्टमर ना अलग अलग सेक्टर्स से आते हैं। तो सपोज कोई एक सेक्टर में डिमांड खत्म हो जाती है, कोई एक सेक्टर अंडर परफॉर्म करने लग जाता है ना, तो इन पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है और इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आंध्र प्रदेश में। और आजकल गवर्नमेंट फोकस भी इस पे कर रही है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाओ। और वैसे भी जब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती है ना, कि भाई कैमरा लगा हुआ है और उस पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि सर्वेलेंस हो रही है, तो वो सिक्योरिटी सेंसिटिव होता है। तो गवर्नमेंट ये प्रेफर ही नहीं करती कि हम उसको चाइना से बनवाएं और मतलब हमारी डेटा लीक हो जाए, तो वो यही प्रेफर करते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स मेक इन इंडिया हो। दूसरा, ये कंपनी क्या कर रही है, ये अपनी क्लाउड सर्विस भी लॉन्च कर रहे हैं कि तुम्हारे कैमरा में जो भी चीज रिकॉर्ड हो रही है ना, वो इनके क्लाउड पे अपलोड हो जाएगी। बाय चांस अगर किसी शॉपकीपर जिसने अपनी शॉप पे कैमरा लगवा रखा है, उसकी शॉप पे चोरी हो गई और जो चोर है वो वीडियो रिकॉर्डर भी साथ चोरी करके ले गया, तो जो कैमरा की फुटेज है वो तो रिकॉर्डर में थी, तो वो तो गायब हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, क्लाउड प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया, जिसमें जो भी कैमरा की फुटेज है वो रिकॉर्ड होकर इनके क्लाउड पे अपलोड हो जाएगी और उसकी सब्सक्रिप्शन चार्ज करेंगे अपने कस्टमर्स से ये। तो मतलब ये कंपनी हार्डवेयर में तो कैमरा सेल करती है, पर साथ में ये अपना सॉफ्टवेयर भी स्केल अप कर रहे हैं, जो इनके बिजनेस का मोट बन रहा है। अब बेसिकली इस मार्केट में कंपटीशन तो है, तो ये अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग कैसे कर रहे हैं, इस पे बात करते हैं कि भाई कस्टमर इनको क्यों प्रेफर करेगा इनके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। तो सबसे पहला तो है ब्रांड, और अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ये अलग अलग स्टार्स से एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। जैसे सीपी प्लस का नाम तो तुमने भी सुना होगा, टीवी पे इसकी एड कई बार आती है और ये एयरपोर्ट्स पे भी अपनी एड चलाते हैं और आईपीएल में तो इन्होंने टीम को स्पॉन्सर किया ही है। तो यानी कि अपने ब्रांड की प्रेजेंस बनाने के लिए तो ये काफी खर्चा कर रहे हैं, ताकि जो कस्टमर है वो इनको प्रेफर करे रेदर देन कि इनके कॉम्पिटिटर को प्रेफर करे। और दूसरा ना, इनके पास बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जहां पे ये अपने कैमरा मैन्युफैक्चर करते हैं। जो इनके कॉम्पिटिटर्स है ना, उनके पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसकी वजह से ये उनसे ज्यादा एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर कर पाते हैं अपना सामान। तो ये है इनका बेसिक बिजनेस मॉडल, जिसमें ये क्या करते हैं, कैमरा भी बेचते हैं, और कैमरा तो हो गया हार्डवेयर, अब ये सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं अपना, यानी कि ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर कंपनी बन रहा है कि तुम मेरे से कैमरा मत खरीदो, मेरे से पूरा का पूरा सर्वेलेंस सिस्टम खरीदो और कैमरा
कैमरा के तो पैसे दो ही दो, उसके बाद मेरे सॉफ्टवेयर के भी पैसे दो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की तरह। तो ये है इसका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं इसके लेटेस्ट Q4 FY26 के रिजल्ट्स पे। तो देखो Q4 FY26 में इन्होंने अपनी सेल्स को 45% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200% से ग्रो हुआ है। यानी कि इनका प्रॉफिट इनकी सेल से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि इस कंपनी को मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहा है। लेकिन अब इसके फुल ईयर FY26 के बेसिस पे रिजल्ट देखते हैं। अब फुल ईयर FY26 के बेसिस पे इनकी सेल्स 35% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर, जिसमें 18 से 20% तो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आई है। यानी इन्होंने ज्यादा प्रोडक्ट बेचे हैं 18 से 20% पिछले साल के कंपैरिजन में, और बाकी बची हुई वैल्यू ग्रोथ आई है। यानी इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज कर दिए, और बेसिकली इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस Q4 FY26 में ही इंक्रीज किए हैं अभी। अब फुल ईयर के बेसिस पे भी इनके प्रॉफिट में 166% की ग्रोथ आई है। यानी कि फुल ईयर के बेसिस पे भी इनके पैट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। अब बात करते हैं कि इनका मार्जिन क्यों एक्सपैंड हुआ है। तो सबसे पहले तो इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। इन्होंने अपनी हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया, जिस वजह से मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। दूसरा, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और तीसरा, जो ये अपना आईपीओ लाए थे ना, उस आईपीओ के पैसों से इन्होंने अपने डेट को रीपे किया है, जिसकी वजह से इनकी इंटरेस्ट की कॉस्ट कम हो गई है। यानी कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई है, जिस वजह से भी इनका पैट मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। अब बेसिकली अगर तुम ये देखो तो Q4 FY26 में इनका ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। यानी कि बहुत शार्प इंक्रीज आया है उसमें। जो ग्रॉस मार्जिन पिछले साल 22% था, वो इस साल बढ़ के 31% हो गया। तो ये इंक्रीज क्यों आया इनके ग्रॉस मार्जिन में ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, और क्या ये इंक्रीज सस्टेनेबल भी है, मतलब आगे भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा, इस पे बात करते हैं। तो देखो बेसिकली जो इनके रॉ मटेरियल थे ना, उसके प्राइस इंक्रीज हो गए क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन आई है। अब देखो हर बंदा AI यूज कर रहा है, और उस AI के लिए मेमोरी चाहिए होती है। अब DDR3, DDR4, DDR5 ऐसे होती है मेमोरी, और AI के लिए तुम्हें लेटेस्ट मेमोरी चाहिए होती है, यानी कि DDR5 मेमोरी चाहिए होती है। पर इस कंपनी को अपने कैमरा के लिए DDR3 मेमोरी चाहिए होती है। तो जो भी कंपनीज थी ना जो ये मेमोरी बना रही थी, उन्होंने DDR3 मेमोरी बनानी ही बंद कर दी है। पर इनको तो चाहिए, तो बेसिकली सप्लाई कम हो गई पर डिमांड उतनी ही है, जिस वजह से इनके रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो गए। बट फिर भी इस क्वार्टर में इनका ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हुआ ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, जबकि इनके रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो गए। तो असल में हुआ क्या है कि Q4 में इन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो गए ना, तो इन्होंने थोड़ा बहुत अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया। मतलब पूरा इंक्रीज नहीं किया, पूरा तो ये फेज्ड मैनर में इंक्रीज करेंगे, लेकिन Q4 में इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। दूसरी चीज, इनके पास ना सस्ते रेटों में इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, जो इन्होंने पहले खरीदी हुई थी जब इनके रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज नहीं हुए थे। तो इन्होंने उस सस्ते रेट वाली इन्वेंट्री को यूज करके उससे प्रोडक्ट बना दिया और उसको सेल कर दिया, जिस वजह से इनका ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हुआ है। लेकिन अब इनके पास इनकी सस्ते रेट वाली इन्वेंट्री खत्म हो गई है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो ये इन्वेंट्री उठाएंगे ना अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको हायर रेट पे उठाएंगे। यानी कि जो इनके रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उनसे इनको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रही है, अब ये बताता हूँ तुम्हें। तो अब ये क्या करेंगे, ये हर महीने थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज करेंगे अपने प्रोडक्ट का, जैसे कि कस्टमर को एक साथ शॉक ना लगे कि भाई बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो गया। जैसे Q4 FY26 में इन्होंने थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज किया, अब Q1 FY27 में थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करेंगे। यानी कि हर मंथ में थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज करेंगे, जैसे कि कस्टमर को शॉक ना लगे और वो मतलब धीरे धीरे अडेप्ट कर जाए। तो बेसिकली ये कंपनी धीरे धीरे एक फेज्ड मैनर में प्राइस इंक्रीज करेगी अपने प्रोडक्ट का, ताकि ये जो रॉ मटेरियल के इनके प्राइस इंक्रीज हो जाए उसको काउंटर कर पाए। क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी कि सेमीकंडक्टर और मेमोरी दोनों के प्राइस इंक्रीज हो गए, क्योंकि AI में यूज हो रहे हैं वो दोनों, और वही दो चीजें इनको अपने कैमरा में लगाने के लिए भी चाहिए होती हैं। और बेसिकली मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दे रखी है कि इस साल यानी FY27 में ये अपनी सेल्स को 50% से ग्रो करेंगे, जिसमें 25% तो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। यानी कि ये 25% अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में, और बची हुई 25% ये अपना प्राइस इंक्रीज करेंगे। और क्योंकि इनके रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि मेमोरी और सेमीकंडक्टर दोनों की शॉर्टेज आ रही है AI की वजह से, तो इनके रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन्होंने Q4 FY26 में भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया, Q1 FY27 में भी करेंगे, और पूरे FY27 यानी कि फुल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे भी अपने प्राइस इंक्रीज करते रहेंगे धीरे धीरे फेज्ड मैनर में हर महीने, ताकि अचानक से कस्टमर को शॉक ना लगे। और मैनेजमेंट ये कह रही है कि गोइंग फॉरवर्ड भी जो हमारे रॉ मटेरियल के प्राइस है वो यहाँ से भी और इंक्रीज होंगे, क्योंकि वो AI में यूज हो रहे हैं ना, तो हम उसके हिसाब से अपना प्राइस इंक्रीज कस्टमर को पास ऑन करते रहेंगे। बट क्योंकि ये कंपनी हर महीने धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर रही है ना, तो थोड़ा बहुत इनके मार्जिन पे इससे इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब बेसिकली एक टाइम लैग आ जाएगा। सपोज रॉ मटेरियल के प्राइस आज इंक्रीज हो गए, लेकिन इन्होंने एज इट इज वो आज तो पूरे पास ऑन नहीं किए, उसका कुछ परसेंट ही आज पास ऑन किया और कुछ परसेंट अगले महीने पास ऑन करेंगे, तो मतलब थोड़ा सा टाइम लैग आएगा इसके बीच में। यानी कि ये इमीडिएटली जो इनका रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसको इमीडिएटली तो पास ऑन कर नहीं पा रहे, फेज्ड मैनर में धीरे धीरे पास ऑन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लैग आएगा जिसमें इनके मार्जिन पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है। पर इस
सब के बाद भी मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी है कि FY27 में इनका पैट मार्जिन होगा 8.5 से 9.5% के बीच में, जबकि इनका इस साल का पैट मार्जिन है, FY26 का पैट मार्जिन है 8.7% का। तो यानी कि FY27 में इनका मार्जिन डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ से थोड़ा बहुत इंक्रीज ही होगा। और बेसिकली ये क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि ये कंपनी बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। अब देखो, मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि मेमोरी और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके सप्लायर से इनको सेमीकंडक्टर और मेमोरी मिले ही ना, उसके पास हो ही ना इनको देने के लिए। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है कि ये मल्टीपल वेंडर्स से सामान लेते हैं, कि अगर सपोज एक वेंडर के पास सप्लाई है ही नहीं उस प्रोडक्ट की, या फिर एक वेंडर उस प्रोडक्ट को महंगा बेच रहा है, तो ये दूसरे वेंडर से सामान ले ले। और दूसरा ये कंपनी क्या करती है, ये फॉरवर्ड प्रोक्योरमेंट करती है, यानी कि ये अपनी इन्वेंट्री को एडवांस में ही ले लेते हैं जब वो सस्ती होती है। जैसे कि मैनेजमेंट क्या कह रही है कि गोइंग फॉरवर्ड भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे हमारे रॉ मटेरियल के, तो ये एडवांस में ही अपनी इन्वेंट्री यानी कि रॉ मटेरियल अभी ले लेंगे, ताकि गोइंग फॉरवर्ड जो प्राइस इंक्रीज हो ना उसका इंपैक्ट ना आए इन पे। इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्रोक्योरमेंट। लेकिन इसका रिस्क भी होता है, तुम्हारे पास अगर इन्वेंट्री पड़ी रह गई ना और तुम उसको बेच नहीं पाए, तो तुम्हारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी और फिर तुम उसको सेल ऑफ ही नहीं कर पाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी बिजनेस पे। तो इसको हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि जो ये एक्स्ट्रा इन्वेंट्री उठा रहे हैं ना सस्ते रेटों पे, क्या उससे ये प्रोडक्ट बना के सेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए ना, तो इनकी सेल्स ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी बिजनेस में। तो इनकी सेल्स ग्रोथ का रेट तो ट्रैक करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। और मैंने तुम्हें ये बात भी ऑलरेडी बता दी कि क्योंकि ये अपना प्राइस राइज ग्रेजुअली पास ऑन कर रहे हैं, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं ना अपने प्रोडक्ट का, ताकि कस्टमर को शॉक ना लगे, तो मतलब शॉर्ट टर्म में इनके मार्जिन पे थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। यानी कि टाइम लैग आ गया ना, तुम्हारे रॉ मटेरियल के प्राइस तो अभी इंक्रीज हो गए, तुम उसको पास ऑन धीरे धीरे कर रहे हो, तो एक टाइम लैग आ गया ना, तो उस टाइम लैग में शॉर्ट टर्म के लिए इनके मार्जिन पे इंपैक्ट रह सकता है। पर फुल ईयर के बेसिस पे तो इन्होंने अपनी मार्जिन की गाइडेंस को मेंटेन किया है, और इनफैक्ट जो इनका करंट FY26 का मार्जिन है उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज ही करेंगे फुल ईयर के बेसिस पे। और ध्यान से मेरी बात सुनना, कंपनी ने कॉन कॉल में ये साफ साफ बोला है कि क्योंकि हम फेज्ड मैनर में प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो हमारे प्रॉफिट की ग्रोथ हमारी रेवेन्यू की ग्रोथ को मिरर नहीं करेगी और उससे कम रह सकती है थोड़े टाइम के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए। और बेसिकली क्योंकि इनके रॉ मटेरियल का प्राइस इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना, और उसकी अवेलेबिलिटी भी क्वेश्चन है, तो इन्होंने बहुत सारी पार्टनरशिप्स करी है ताकि इनका मार्जिन भी इंप्रूव हो और इनका रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे भी कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि इन्होंने क्वालकॉम या रियलटेक के साथ तो ये पार्टनरशिप करी है कि भाई हमारे कैमरा में AI लगाओ, ताकि इनके कैमरा में AI के फीचर्स आ पाए। बाकी अपने कैमरा के सेंसर के लिए सोनी के साथ पार्टनरशिप करी है, और L&T सेमीकंडक्टर वालों के साथ भी पार्टनरशिप करी है सेमीकंडक्टर लेने के लिए। अब इन्होंने ओरिएंट केबल के साथ भी ज्वाइंट वेंचर कर लिया ताकि उससे अपनी लैन केबल ले पाए, क्योंकि अगर कैमरा लगता है तो उसके साथ केबल भी तो लगती है ना, लैन केबल। उसके लिए ओरिएंट वालों के साथ ज्वाइंट वेंचर कर लिया, यानी कि यहाँ पे भी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर गए। तो बेसिकली अब जो ये प्रोडक्ट्स बाहर से खरीद रहे थे ना, उसकी बजाय उन प्रोडक्ट्स को इन हाउस बना रहे हैं, तो इससे इनके मार्जिन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। और मार्जिन की गाइडेंस तो तुम्हें मैंने बता ही दी है ऑलरेडी। तो ये अपने रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज को काउंटर करने के लिए ना काफी स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज तो पूरे FY27 में कंटिन्यू करेंगे, और इनके कैमरा के प्राइसेस भी ये पूरे FY27 में धीरे धीरे इंक्रीज करते ही रहेंगे। अब जब इनका IPO आया था ना, तब तो इनका 30% मार्केट शेयर था इस इंडस्ट्री में, लेकिन Q4 FY26 आते आते यानी पिछले क्वार्टर तक इनका मार्केट शेयर 30% से बढ़ के 45% हो गया है। और ये बात मैंने तुम्हें कई बार बता रखी है कि मैटर ये करता है कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट शेयर कौन कैप्चर कर रहा है और कौन लूज कर रहा है। मतलब ये चीज मैटर नहीं करती कि किस कंपनी के पास अभी ज्यादा मार्केट शेयर है, मैटर ये करता है कि गोइंग फॉरवर्ड कौन मार्केट शेयर गेन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है। तो इनका अभी का तो मार्केट शेयर है 45% के अराउंड, पर ये मैटर करता है कि क्या गोइंग फॉरवर्ड ये इसको इंक्रीज कर पाएंगे, यानी कि क्या गोइंग फॉरवर्ड ये अपने कंपटीटर से मार्केट शेयर खींच पाएंगे या नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि करंट मार्केट शेयर तो पास्ट बन जाएगा थोड़े टाइम में। और बेसिकली इस पे मैनेजमेंट ने ये बोला है कि हम इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म ही करेंगे, कि इनको लगता है कि इंडस्ट्री 15 से 17% के आसपास ग्रो करेगी, लेकिन ये 25% से अपनी वॉल्यूम ग्रो करेंगे। तो क्योंकि ये इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे ना, तो गोइंग फॉरवर्ड भी ये मार्केट शेयर गेन करेंगे। अब इनका ROE और ROCE का नंबर भी इंक्रीज हुआ है, मतलब कंपनी सही डायरेक्शन में काम कर रही है। और इनकी डेट टू इक्विटी की रेशो भी कम हुई है, इनकी डेट टू इक्विटी की रेशो 0.06 की है, यानी कि नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के पास। अब इससे पहले मैं ये बात करूं कि क्या ये अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर भी पा रही है कि नहीं। अगर तुम्हें ये रिसर्च पसंद आ रही है तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तभी यूट्यूब इंप्रेशंस देता है, वरना यूट्यूब इंप्रेशंस ही नहीं देता। तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब इसके कैश फ्लो पे बात करते हैं। तो देखो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि क्योंकि जो सेमीकंडक्टर और जो मेमोरी है उसकी सप्लाई तो इतनी है नहीं, और ये कंपनी एडवांस में उनको प्रोक्योर कर रही है, मतलब अपनी इन्वेंट्री को एडवांस में ले रही है ताकि इनको सस्ते रेटों पे वो मिल जाए। तो उस वजह से इनकी इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो गए हैं, और बेसिकली जो ये अपने रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं ना, उसको खरीदने के लिए अब इनको एडवांस पेमेंट भी देनी पड़ रही है, क्योंकि भाई सप्लाई चेन में दिक्कत आ रखी है। तो इस वजह से इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज हो
हो गई है, जो कि एक कंसर्न का साइन होता है। और क्योंकि ये एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं तो इस वजह से इनका कैश वहां पे भी फंस रहा है। अब इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज हो रही है उसमें ये कर भी कुछ नहीं सकते भाई, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी नहीं है ना रॉ मटेरियल की, तो इनको एडवांस में खरीदना ही पड़ेगा सस्ते रेटों पे। तो इनकी गलती भी नहीं है, पर हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि जो ये एडवांस में अपनी इन्वेंट्री खरीद रहे हैं क्या उसको ये सेल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। और उसको ट्रैक करने के लिए हमें इनकी सेल्स ग्रोथ का रेट ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या जो इनकी सेल्स ग्रोथ का रेट है वो डिक्रीज तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर ये अपनी सेल्स को अच्छे रेट पे ग्रो करते गए तो बाय डिफॉल्ट ये अपनी इन्वेंट्री से अपने प्रोडक्ट बना के सेल कर गए। पर अगर इनकी सेल्स ग्रोथ का रेट डिक्रीज हो गया ना तो इनके पास इनकी इन्वेंट्री एज इट इज पड़ी हुई रह जाएगी और फिर ये कंसर्न का साइन बन जाएगी। तो गोइंग फॉरवर्ड इसकी सेल्स ग्रोथ का रेट तो ट्रैक करना पड़ेगा हर 3-3 महीने में, क्योंकि ये कंपनी अपनी इन्वेंट्री को जान के इंक्रीज कर रही है सस्ते रेटों पे उठाने के लिए। और अगर कल को जाके सप्लाई चेन में दिक्कत आई तो भी इनके पास इनकी इन्वेंट्री होनी चाहिए। और एज अ कंपनी इनकी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज भी हो जाए लेकिन इनके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी तो रहे। अगर ये इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल खरीदेंगे ही नहीं आज और कल को उसके प्राइस इंक्रीज हो गए या डिसरप्शन की वजह से वो मिले ही नहीं इनको, तो ये अपना प्रोडक्ट बना के कैसे बेचेंगे? इनके प्रोडक्ट की तो अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। और इससे बुरी बात क्या है कि तुम्हारा कस्टमर तुम्हारा सामान लेने आए और तुम्हें उसको सामान देने के लिए सामान हो ही ना, क्योंकि तुम्हें रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा। तो शॉर्ट टर्म में भले ही वर्किंग कैपिटल साइकिल इंक्रीज हो रही है पर ये होना जरूरी है, क्योंकि एज अ कंपनी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ये होनी चाहिए कि तुम अपने प्रोडक्ट बना के उसको सेल कर पाओ। ये नहीं कि भाई हमें रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा तो हम प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे। अब देखो, अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें केपेक्स तो करना ही पड़ेगा। सपोज मेरे पास एक फैक्ट्री है और उसमें मैं 100 प्रोडक्ट बना सकता हूँ और मैं उसमें 100 प्रोडक्ट बना के सेल कर पा रहा हूँ, तो अब और प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे एक फैक्ट्री और लगानी पड़ेगी। तो अब ये बात करते हैं कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या केपेक्स कर रही है। अब जो भी ये केपेक्स कर रहे हैं ना, मेनली उसको अपने इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, यानी कि जो भी कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है उससे करेंगे और डेट को यूज करेंगे। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि इनकी डेट टू इक्विटी की रेशो बहुत हेल्दी है, तो मतलब इनके पास इतना डेट नहीं है, तो ये डेट उठाएंगे कंपनी का केपेक्स करने के लिए। और अगले 2 साल में ये जितना भी केपेक्स करेंगे ना उस पे इनका 200 से 300 करोड़ के आसपास का खर्चा होगा, जो ये अपने इंटरनल एक्रूवल से देंगे या फिर डेट से देंगे। मतलब गोइंग फॉरवर्ड अभी अपनी इक्विटी को और डाइल्यूट नहीं करेंगे। और बेसिकली इस कंपनी का ये टारगेट है कि FY28 तक, यानी अगले 2 साल में ये अपनी कैपेसिटी को डबल कर देंगे। और तो और जितने भी इनके प्रोडक्ट्स है ना, हर प्रोडक्ट में बैकवर्ड इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे FY28 तक। और बेसिकली ये लेंस बनाने की भी अपनी खुद की फैसिलिटी लगा रहे हैं, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स की फैसिलिटी लगा रहे हैं। और जो भी ये FY28 तक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे ना, उसकी वजह से इनके मार्जिन पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी उसी हिसाब से दी है मार्जिन की। अब बात करते हैं कॉन कॉल की कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में अपने बिजनेस के फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपनी कंपनी में 2 नए ब्रांड्स लॉन्च किए हैं और इन दोनों ब्रांड्स में इन्होंने अपने प्रोडक्ट शिप भी करने स्टार्ट कर दिए। मतलब अप्रैल में ही इन्होंने इन ब्रांड्स के अंडर अपने प्रोडक्ट शिप कर दिए। और गोइंग फॉरवर्ड अपने इन 2 ब्रांड्स में ये और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। और अभी तो इनके रिवेन्यू का 15 से 20% इनका गवर्नमेंट से आता है। और गोइंग फॉरवर्ड FY27 में भी मैनेजमेंट यही बोल रही है कि हमारे रिवेन्यू का 15 से 20% ही गवर्नमेंट से आएगा, यानी कि जो गवर्नमेंट से टेंडर मिलते हैं उससे आएगा। अब इससे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूं कि इस कंपनी ने ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है और इसकी वैल्यूएशन क्या है। अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च को वैल्यू करते हो और ऐसे स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हो तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब इसकी गाइडेंस पे चलते हैं। तो देखो, जो CCTV कैमरे की मार्केट है वो इस साल 15 से 17% से ग्रो करेगी, लेकिन ये कंपनी उसको सरपास करेगी, मतलब उससे ज्यादा रेट पे ग्रो करेगी। और इन्होंने ये गाइडेंस दी है कि हम अपने रिवेन्यू को 50% के आसपास ग्रो करेंगे, जिसमें 25% तो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, मतलब ये ज्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में। और बाकी 25% इनकी वैल्यू ग्रोथ आएगी, यानी कि ये सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे अपने प्रोडक्ट का और बेसिकली अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करेंगे, जिसकी वजह से 25% वैल्यू ग्रोथ आएगी। और इस साल FY26 में इनका पैट मार्जिन है 8.7%। तो वैसे तो इस कंपनी ने ये गाइडेंस दे रखी है कि FY27 में हमारी सेल्स 6000 से 6500 करोड़ के बीच में रहेगी और हमारा पैट मार्जिन 8.5 से 9.5% के बीच में रहेगा। तो हम इसका एवरेज एज्यूम कर लेते हैं। ये मानो कि इनकी सेल्स होगी 6250 करोड़ की और उस पर इनका 9% का पैट मार्जिन होगा, तो इनका FY27 का पैट हो गया 563 करोड़ का और इनका इस साल का पैट है 368 करोड़ का, यानी कि FY27 में इनका पैट 53-54% के आसपास ग्रो कर सकता है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। और यही मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दे रखी है कि FY27 में हम अपने पैट को 50 से 65% के बीच में ग्रो करेंगे। और बाकी जो सप्लाई चेन है उसमें तो कंस्ट्रेंट्स है ही, यानी कि जो इनके रॉ मटेरियल है जैसे मेमोरी हो गई या सेमीकंडक्टर हो गए, उसमें तो कंस्ट्रेंट है ही, तो उसके प्राइस तो इंक्रीज होते ही रहेंगे और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे हर महीने वो प्राइस इंक्रीज अपने कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। पर इनके मीडियम टर्म में थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा इनके मार्जिन पे, पर फुल ईयर के बेसिस पे इन्होंने जो गाइडेंस दिया है ना मार्जिन की, उसको ये मेंटेन कर लेंगे।
में। अब चलते हैं इसकी वैल्यूएशन पे। तो सबसे पहले इसकी पी रेशो कैलकुलेट करेंगे और फिर इसकी पेग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो पी रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पी रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पैट कितना है। तो मैं ना इसकी दो पी रेशो निकालूंगा तुम्हारे लिए, एक तो FY26 के हिसाब से और एक FY27 के हिसाब से। तो इसका करंट मार्केट कैप है 43,000 करोड़ का और इसका FY26 का पैट है 368 करोड़ का। तो इसकी FY26 के हिसाब से पी रेशो हो गई 43,000 डिवाइडेड बाय 368, यानी कि इसकी FY26 के हिसाब से पी रेशो हो गई 116 की। लेकिन अगर तुम FY27 के हिसाब से पी रेशो निकालो तो इसका FY27 का पैट कितना आ रहा था, 9% ऑफ इनकी सेल कितनी थी, 6,250 करोड़ की, यानी कि इनका FY27 का पैट आ रहा था 563 करोड़ का और इनका करंट मार्केट कैप है 43,000 करोड़ का। तो अगर तुम FY27 के हिसाब से पी रेशो निकालो कि मतलब जो भी कंपनी ने कहा है वो एज इट इज FY27 में एग्जीक्यूट कर देगी, तो इसका FY27 की पी रेशो हो गई 43,000 डिवाइडेड बाय 563। तो इसकी FY27 के हिसाब से पी रेशो हो गई 75 के आसपास की। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि तुम फॉरवर्ड पैक कैलकुलेट करो। मैं भी मानता हूँ कि फॉरवर्ड पैक कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन इसमें रिस्क इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हम जो है ना एक साल आगे की अर्निंग्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो मतलब कंपनी को परफॉर्म करना पड़ेगा अगले एक साल में। तो मतलब FY26 के हिसाब से इसकी पी रेशो थी ऑलमोस्ट 115 के आसपास की और FY27 के हिसाब से इसकी पी रेशो थी 75 के आसपास की। और ये कंपनी FY27 में 50 से 60% के आसपास अपना पैट ग्रो करेगी। तो इसका एवरेज पकड़ के तुम ये मानो कि ये कंपनी FY27 में अपने पैट को 55% से ग्रो करेगी। तो अब इसकी पेग रेशो निकालते हैं। तो पेग रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पेग रेशो निकालने का तरीका होता है पी रेशो डिवाइडेड बाय अगले साल पैट में कितने परसेंट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और अब दो पी रेशो है हमारे पास। FY26 के हिसाब से अगर पी रेशो निकालो तो वो 115 के आसपास की है और FY27 के हिसाब से पी रेशो 75 के आसपास की है। तो अगर FY26 की पी रेशो कैलकुलेट करके मैं पेग रेशो निकालू ना तो वो पेग रेशो तो 2 के भी ऊपर की आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड। और अगर मैं FY27 के हिसाब से पी रेशो कैलकुलेट करके पेग रेशो निकालूं तो वो थी 75 की पी और 55% का ग्रोथ इंजन, यानी कि वो पेग रेशो है 1.3 के आसपास की। तो अब तुम खुद देख लो। बाकी अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना तो मैं तो FY26 की पी रेशो पे ही पेग रेशो निकालूंगा जो कि 2 के ऊपर की है, कि आज के टाइम पे ये स्टॉक मेरे को 115 की पी पे मिल रहा है और अगले साल यानी FY27 में ये 55% अपने पैट को ग्रो करेगा। तो मैं तो इसकी पेग रेशो 2 के आसपास की ही मानूंगा। ये तो है मेरा ओपिनियन, बाकी तुम देख लेना तुम्हें दोनों में से कौन सा वाला चूज करना है। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब अगर तुम भी किसी भी स्टॉक को ऐसे ही फंडामेंटली एनालाइज करना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ही बना रहा हूँ और उसकी वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी, तो फटाफट जाके उसको चेकआउट करो।